डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म एंड इट्स अप्रोचेस टू टेक्सचुअल एनालिसिस देखेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है और फाइनल टर्म के लिए आखिरी हमारी थ्योरी है। कहते हैं कि 20th सेंचुरी में तीन लिटरेरी जाइंट्स आए। उनमें एक मार्क्स था और दूसरा क्या नाम है, फ्राइड था, सिगमंड फ्राइड। तो साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म जो है दैट इज मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ सिगमंड फ्राइड. Psychoanalytic criticism is a form of literary criticism which uses some of the techniques of psychoanalysis in the interpretation of literature. यहाँ पे ये थेरी बेसिकली साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म जो है वो लिटरेरी थेरी नहीं है, but it's used for the interpretation of literature. Psychoanalysis itself is a form of therapy which aims to cure the mental disorder. ये basically clinical और psychological term है, by investigating the interaction of the conscious and unconscious elements in the mind. कि जो हमारा unconscious होता है वो हमारे conscious को control कर रहा होता है और conscious जो हमारा होता है वो हमारे unconscious का part बन रहा होता है। मैं इसे मजीद भी इनके जो चीज़ हम देख रहे हैं वो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट बनता जा रहा है और हमारा अनकॉन्शियस का जब पार्ट एक मैकेनिज्म एक थेरी बेस डेवलप हो जाती है उसे बेस कहते हैं। जैसे आइसबर्ग जो है वो पानी में तैर रहा होता है, तो आइसबर्ग थोड़ा सा ऊपर से नज़र आ रहा होता है, तो वो हमारा बेसिकली यानी नीचे जो है वो बेस जो है दैट इज अनकॉन्शियस और जो ऊपर वाली बेस सॉरी थोड़ा सा पीसेस होते हैं वो हमारे कॉन्शियसनेस की तरफ रेफर करते हैं। तो अनकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, यानी जो हमारे अनकॉन्शियस के वो होते हैं, मोटिव्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो कॉन्शियसनेस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। The classic method of doing this is to get the patient to talk freely in such a way that the repressed fears and the conflicts which are causing the problems are brought into conscious mind and openly faced rather than remaining buried in the unconscious. यानी वो पहले ये कहते थे कि जी आप मुसलसल बात करें, दैट्स कॉल्ड द टॉकिंग क्योर ना, कि बात करने से जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं वो बाहर आ जाती हैं, जिसे कैथारसिस कहते हैं, कैथार्टिक सेंस भी इसी सेंस में। This practice is based upon the specific theories of how the mind and the instinct and the sexuality work. These theories were developed by Austrian Sigmund Freud. There is a growing consensus today that the therapeutic value of the method is limited. यानी इस तरह पॉसिबल नहीं है, ये तुक्का ही है, चल गया तो यानी लाजमी अगर फॉर एग्जांपल फिर तो साइको पेशेंट है उससे कहेंगे जी बातें कर रहे हैं, फिर तो जो पागल होते हैं वो इतनी बातें कर रहे होते हैं और रिपीटेडली एक ही बात को वो बार बार दोहरा रहे होते हैं लेकिन फिर भी वो सही नहीं होते। इसलिए वो कहते हैं कि ये थेरापेटिक जो वैल्यू है ये लिमिटेड है एंड दैट द फ्राइड्स लाइफ वर्क इज सीरियसली फ्लॉड बाय द मेथोडोलॉजिकल इरेगुलरिटीज. All the same, Freud remains a major cultural force and his impact on how we think about ourselves has been incalculable. Calculatable हम उसे नहीं कर सकते। फ्राइड के बारे में जैसे मशहूर एक लतीफ़ा है कि वो खुद जो है इतना सुस्त था कि मुंह खोल के खड़ा रहता था और उसकी बीवी उसका जो है ना वो पेस्ट करती थी, बुरश और पेस्ट से वो खुद करती थी। ही वाज सो सच लेथार्जिक ना. All of the Freud's work depend upon the notion of the unconscious, which is the part of the mind beyond consciousness, which nevertheless has a strong influence upon our actions. ना कि unconscious जो है उसका इतना ज़्यादा असर होता है, has a strong influence. यहाँ पे ये भी है कि थोड़ा सा विच इज़ द पार्ट ऑफ द बियॉन्ड द कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस का आपस में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर मेजरली फेस करता है. फ्राइड वॉज नॉट द डिस्कवरर ऑफ द अनकॉन्शियस, यानी अनकॉन्शियस का जो एलिमेंट है ये प्री टाइम्स में से आ रहा है. यानी शेक्सपियर ने हेमलेट में साइको एनालिसिस के हवाले से वो लिखा है, तो दिस वाज नॉट द वेरी न्यू वन फॉर फ्राइड, लेकिन उसने उसको ये जो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस करवाई ये उसकी पर्सनल हैं और क्वाइट यूनिक भी हैं. Freud was not the discoverer of the unconscious. His uniqueness lies in that in his attributing to it such as decisive roles in our lives, linked with this idea of the repression, which is the forgetting or ignoring of
unresolved conflicts, unadmitted desires, and traumatic past events, so that they are forced out of the conscious awareness, and into the realm of the unconsciousness. सिमिलर यानी वो रिप्रेस हो जाती हैं, जिनको आउट लुक ना मिले तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस का पार्ट होकर रिप्रेस में चली जाती हैं, और वो कॉन्शियसली बंदे की सॉरी बल्कि कॉन्शियसनेस को भी और अनकॉन्शियसनेस दोनों को अफेक्ट कर देते हैं. सिमिलर प्रोसेस इज दैट ऑफ द सब्लिमेशन, वेयर बाय द रिप्रेस्ड मटीरियल इज प्रमोटेड इनटू समथिंग ग्रैंडियर एंड इज डिस्गाइज्ड समथिंग एज नोबल. यानी कहते हैं बहुत ज़्यादा भी सदमा जो बर्दाश्त कर जाए तो वो हम उसे फिर कहते हैं कि जी वो नोबल हो जाता है, शरीफ हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी जो है वो नोबैलिटी की तरफ चली जाती है. अब रिप्रेशंस के जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पे दोनों पर वो है कि रिप्रेस्ड फीलिंग जो है वो पॉजिटिवली भी बंदे को अफेक्ट करती हैं और नेगेटिवली भी अफेक्ट करती हैं. For instance, sexual urges may be given sublimated expression in the form of intense religious experience or the longings. यानी जो बड़े मजहबी गुरु होते हैं, कहते हैं कि they have a control on their sexual desires ना. बड़े गुरु टाइप के, इस तरह क्रिश्चियनिटी में जो नन्स का कॉन्सेप्ट है कि वो खुदा के और ज़्यादा करीब हो जाता है, who becomes the nun and the priest ना. Later in his career, Freud suggested a three-part rather than a two-part model of psyche, dividing into the ego, superego और id. Id जो है basically सबसे lowest stage है, when you are at the childhood, मतलब ना id, ego और superego. इसमें थोड़ी सी correction ये करनी है कि सबसे नीचे जो है वो id आता है, उससे ऊपर ego आता है, और सबसे top पे जो है वो superego होता है. इनको आप ऐसे एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो खिलौने की दुकान में जाता है, तो वहाँ पे वो उसकी कोशिश ये होती है कि हर खिलौना वो ले ले, चाहे वो उसके अब्बू के पास पैसे हों या ना हो. और फिर ईगो जो है वो हम नौजवानी के लेवल पर यानी 15 साल तक 13 साल तक की उम्र में जो है वो ईगो डेवलप हो जाती है, अनापरस्ती. और सुपर ईगो में ह्यूमन जो है वो 30s में 25 में के प्लस में जाकर ना सुपर ईगो की स्टेज में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो दूसरों का ख्याल करता है. फॉर एग्जांपल सुपर ईगो के जो बंदा जिस सुपर ईगो की स्टेज पर होगा, जो चीज़ उसे नापसंद होगी फिर भी वो उसे बर्दाश्त करेगा, तो उसे दैट इज द एज ऑफ सुपर ईगो. These three levels of the personality roughly correspond to the respectively the consciousness, the conscience and the unconscious. ये बेसिकली वो कर रहे होते हैं कि कॉन्शियसनेस जो है वो एनिमल लेवल तक बंदा जब रह रहा होता है तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्शियसनेस, और कंसाइंस जिसे कहते हैं ज़मीर को, और अनकॉन्शियस कहते हैं बेखबर. अल्लामा इकबाल का इसी हवाले से शेर भी है कि खुद से बेखुद हो जाना, दैट इज द खुदी, कि ज़ात से यानी कॉन्शियसनेस को मार के अनकॉन्शियस स्टेज पर चले जाना, लेकिन फिर भी कॉन्शियस में रहना, यानी कि अपने वजूद में रहना ये ज़रूरी है, वरना अगर बंदा अनकॉन्शियस हो जाए तो दैट्स रिगार्डेड एज द मैड. How Freudian interpretation works. Freud believes that a dream is an escape hatch or safety valve through which the repressed desire, fears, or the memory seek an outlet into the conscious mind. यानी unconscious से जो हमारे dreams होते हैं, ये बेसिकली अगर हम ड्रीम्स की देखें तो जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो फिर भी काम कर रहा होता है. हमारे माइंड में बेसिकली ये जो फाइल्स होती हैं वो कैटेगराइज्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल एस का नाम जो एस वाली फाइल्स होती हैं वो एस में अलग कैटेगराइज्ड होती हैं, ए वाली ए में, बी वाली बी में, सी वाली, इस तरह ना फोल्डर्स टाइप्स के बने हुए होते हैं. तो जब हम सो जाते हैं तो हमारा माइंड जो है वो कॉन्शियसली तो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन अनकॉन्शियसली जो है वो चीज़ें विड्रॉ कर रहा होता है अनकॉन्शियस के पार्ट से ना. तो वो कोई फाइल जो है वो कहीं से आ जाती है. जो रिप्रेस इनके डोमिनेंट इंटरप्रिटेशंस होती है ना, जो हम दिन को, अगर आपने देखा होगा कि दिन में जो हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रहा हो तो रात को उसके ख्वाब भी आते हैं. अगर हमारे ऊपर पेपर सर के ऊपर पेपर हूँ तो रात को हम ख्वाब में ऐसे देखते हैं कि जी हम पेपर में फेल हो गए या पेपर में पास हो गए,
या पेपर छूट गया, तो इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। तो वो बेसिकली अनकॉन्शियस के ऊपर वो हमारे डोमिनेंट इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं या थॉट्स जो होते हैं वो तैर रहे होते हैं, और जो ही हम सोते हैं तो अनकॉन्शियसली वो फाइल जो है ना माइंड में आकर और वो एक ख्वाब की सूरत में एक पैनोरामा पिक्चर बन जाती है। The emotions in the question is censored by the conscious mind and so has to enter the dream and disguise, like a person barred from a club who gets in by dressing up as somebody else. The Roman soldiers might be connected with the real subject of the dream by a chain of associations। इन चीज़ों को हम एसोसिएट करते हैं, ये एसोसिएशन आगे हम जाकर इसकी बात करेंगे कि चीज़ें एसोसिएट हो रही होती हैं। फिर हम ख्वाब की इंटरप्रिटेशन भी इसी तरह करते हैं कि अगर आपने सांप वाला ख्वाब देखा तो उसका क्या मायने है, अगर आपने दूध वाला ख्वाब देखा तो उसके क्या मीनिंग है। Let's say that the dreamer is a young adult still under the thumb of an authoritarian father, but wanting to break away from his influence and experience adult life। तो ये जो अब फादर का इमेज है, अगर हम इसे सेक्सुअल कॉनोटेशंस में देखें तो बेसिकली फादर जो है दैट इज अ सिंबल फॉर द स्ट्रिक्टनेस and order and control. The Roman soldiers might repress the father by the process of association. The father is associated with the ideas of strictness, authority, and power in the domestic affairs. The Roman soldier is linked, इन जो रोमन सिपाही थे उनको फादर के नाम से या फादर के इमेज के साथ एसोसिएट किया जाता था कि वो भी उसी तरह सख्त स्ट्रिक्ट होते हैं। So Roman soldier is linked to the same things in the political affairs. So the one in the substituted for the other. So the soldier in the dream is a symbolic representation of the father. What Freudian psychoanalytic critics do? 5 पॉइंट हैं उनके फर्दरली, ये वो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं कि इन लेंस के अकॉर्डिंगली वो टेक्स्ट को देखते हैं। दे गिव द सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन लिटरेरी इंटरप्रिटेशन टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। यानी जो ड्रीम्स अगर उन वो कर रहे हैं या उनकी जो रिप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई अगर आप हेमलेट को देखें तो हेमलेट की रिप्रेस्ड फीलिंग ये थी कि उसके इमेज में शुरू से लेकर एंड तक उसके फादर की डेथ थी, तो वो मुसलसल ही उसी के अपने फादर की डेथ को क्योर करने के लिए और मदर की जो उसके सेक्सुअल रिलेशंस थे क्लाडियस के साथ उनको वो क्वेश्चन करता रहता है। They associate the literary work with overt content with the farmer, यानी covert में covert कहते हैं जो apparently overt कहते हैं जो apparently आ रहे हो और covertly कहते हैं जो hidden content with the latter, prevailing the latter as being what the work is really about and aiming to disentangle the two। इन आपस में उनके रिलेशनशिप को एक दूसरे के साथ वो चेक करते हैं। इसके हवाले से हेमलेट की एग्जांपल मैंने आपको दी है, तो ऑलरेडी आपने वो पढ़ भी रखा है तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हेंस दे पे क्लोज अटेंशन टू द अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड द फीलिंग्स whether these be number एक those of the author or those of the characters depicted in the work। ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो दोनों को कुछ मतलब वर्क ऑफ आर्ट ऐसे होते हैं वो आथर के माउथ पीस होते हैं, यानी आथर की पर्सनैलिटी जो खुद होती है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स कहते हैं। तो साइको एनालिटिक क्रिटिक्स दोनों हवाले से देखते हैं कि आथर ने क्या रिप्रेजेंट किए हैं और दूसरा वो उसके करेक्टर जो है वो किस तरह रिप्रेजेंट किए गए हैं इसमें नॉवल में ना। तो करेक्टर्स जो हैं दे माइट बी द माउथ पीस ऑफ द आथर एज वेल। नंबर 3 जो है दे डिमॉन्स्ट्रेट द प्रेजेंस इन द लिटरेरी वर्क ऑफ द क्लासिक साइकोएनालिटिक सिम्टम्स कंडीशन आर द फेजेस सच एज ओरल एनल फैलिक स्टेजेस ऑफ इमोशनल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट इन द इन्फेंट्स। ये अगर चिल्ड्रन लिटरेचर के हवाले से हम देखते हैं कि जो क्राइम फॉर एग्जांपल क्राइम फिक्शन होता है और उसमें अगर बच्चे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं तो वो अमूमी तौर पर ओरल से मुराद सिगरेट पीते होंगे या वो किसी सेक्सुअल उसमें इन्वॉल्व होंगे, क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। And number 4, they make large-scale application of psychoanalytic concepts to the literary history and journal. For example, Harold Bloom's की book है The Anxiety of Influence के इन्फ्लुएंस की जो है वो कितनी एंजाइटी होती है, प्रेशर में आप यानी जब आपका इंटरव्यू हो रहा था तो आप कितने उसमें प्रेशर में होते हैं। सी द स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी बाय ईच जनरेशन ऑफ द पोएट्स, ना कि हर शायर जो है वो आइडेंटिटी की पहचान के लिए फॉर एग्जांपल गालिब के ज़माने और गालिब के बाद शायरी करना या इकबाल के बाद शायरी करना इट्स नॉट एन ईजी टर्म। तो
वो डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी को प्रो करने के लिए, उनसे कंपैरिजन करने के लिए बेहतर कंपटीशन की सेंस में चले जाते हैं अंडर द थ्रेट ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स। यानी कि इकबाल, फैज, उनके आगे बाद में शायरी करना जो है कोई आसान काम नहीं है। एज एन इनैक्टमेंट ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स ना, इस तरह उनके लिए इन्हीं के फादर का इमेज जो हमने स्ट्रिक्टनेस के हवाले से, ऑर्डर और स्टैंडर्ड, एसओपी जिसे कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ना, तो जहाँ गालिब एसओपी बन जाता है, इकबाल एसओपी बन जाता है, फैज अहमद फैज एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाता है, तो बेसिकली वो उनके लिए फादर के इमेज में ढल जाते हैं और उससे इडिपस कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाता है। तो इसलिए शायरी में भी यानी कि शायर के प्रीडिसेसर जो होते हैं वो उसके कंपटीटर्स के तौर पर सामने आ रहे होते हैं। नंबर 5 एंड द लास्ट वन, दे आइडेंटिफाई अ साइकिक context for the literary work at the expense of the social and historical context prevailing, the individual psychodrama above the social drama of the class conflict। Basically जो individual है, he is in constant conflict with the social conflicts ना, social drama के साथ उसका interaction हो रहा होता है कि बंदा सोसाइटी को किस तरह देख रहा होता है, सोसाइटी को इंटरप्रेट किस तरह कर रहा होता है। एक फॉर एग्जांपल किसी भी लिटरेरी पीस ऑफ वर्क का करेक्टर है, तो वो सोसाइटी को, एक गरीब जो है वो सोसाइटी को अपने साइको ड्रामा के हवाले से देखेगा और फिर उसको इंटरप्रेट भी अपने एंगल से, यानी रिएक्ट भी अपने एंगल से करेगा। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन और द सिबलिंग and are between competing desires within the same individual looms much larger than the conflicts between the social classes, for instance। That's the end। ये आखिरी लेक्चर था। इसके बाद मैं मतलब इसके सप्लीमेंट्री कुछ टेक्स्ट आपको शेयर करता रहूँगा, लेकिन मेजरली हमारी जो 3 थेरीज हैं फाइनल टर्म के लिए वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।